जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग बेहतर और स्वस्थ और अपने अच्छे तरीके से दोस्तों पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी कांस्टेबल की सामान्य अध्ययन बुक का एक नया चैप्टर। तो आप लोग दोस्तों इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि यह वो चैप्टर है जो आपको दोस्तों यूट्यूब पे बहुत ही दोस्तों इस पर कम वीडियोस मिलेंगी। क्योंकि हम दोस्तों आपको आज पढ़ाने वाले हैं कॉमर्स एंड ट्रेड, जिसको दोस्तों हिंदी में कहा जाता है वाणिज्य एवं व्यापार। जैसे कि आप सभी ने दोस्तों एग्ज़ाम में देखा होगा कि इस चैप्टर से दोस्तों, जैसे कि आपका एग्जाम्पल के लिए आपको एक क्वेश्चन बोलते थे, जैसे कि आपका WTO हुआ, IMF हुआ, जितने भी आपके विश्व व्यापार संगठन हैं वो सारे दोस्तों आपके इसी टॉपिक के अंतर्गत आते हैं और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक की दोस्तों हम सबसे अच्छी खास बात आपको ये बताने वाले हैं कि इसमें दोस्तों जितनी भी थ्योरी रहेगी वो हमें दोस्तों सिर्फ पढ़ना है, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इस थ्योरी क्लासेस को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, उसके बाद दोस्तों आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और कौन कौन से प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वो हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं उसे आप अपनी कॉपी में नोट बनाकर जरूर लिख लेना, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम के समय आपको दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस टॉपिक को दोस्तों एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो इसको हम दोस्तों 2 भागों में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और आप बुक की कंप्लीट होने की चिंता बिल्कुल भी ना करें, बुक जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी। ये 8वां चैप्टर है हमारा वाणिज्य एवं व्यापार। कल की क्लास में दोस्तों हम इसको कंप्लीट कर रहे होंगे विद ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस के साथ में। तो आज की दोस्तों इस श्रृंखला को हम स्टार्ट करते हैं, तो सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएं। जो दोस्त अभी तक क्लास में नहीं आ पाए तो एक बार दोस्तों ने क्लास इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास का दोस्तों आज ये हमारा नया चैप्टर है। तो नए चैप्टर में आप लोग जरूर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के साथ जुड़ने की कोशिश किया करें। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो ये टॉपिक दोस्तों आपके सामने ये रहा। दोस्तों हमारा 8वां टॉपिक आ चुका है वाणिज्य एवं व्यापार। तो सबसे पहले दोस्तों इसके दोस्तों जो आपके नॉर्मल पॉइंट्स हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी हम बेसिक जानकारी को देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के सामने दिया गया है, तो जल्दी से दोस्तों बच्चे सभी क्लास में जुड़ जाएं। पहले तो दोस्तों आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों क्लास में आ सके, ताकि आप लोग दोस्तों क्लास में पीछे ना रहें। और आपको बता दें कि आप वीडियो को स्किप बहुत से बच्चे कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। आपको अभी बोरिंग लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम के टाइम्स आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस बनेंगे तो ये गलती दोस्तों आपके दोस्तों बहुत ही दोस्तों दिक्कत कर सकती है। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करके वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि आपको दोस्तों बातें अच्छे से समझ में आए। और जब इसका हम पार्ट 2 कराएंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन देंगे, तो आप दोस्तों ने चुटकियों में दोस्तों उनके आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। तो पहला पॉइंट आप लोगों के सामने दिया गया है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ ही आर्थिक गतिविधियां दोस्तों प्रारंभ हो गई थीं। वस्तु विनिमय से शुरू होने वाला सफ़र आज एक दोस्तों वृहत आर्थिक नीति तक आ पहुंचा है। और भूमंडलीकरण, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में दोस्तों प्रत्येक राष्ट्र के लिए ये आवश्यक हो गया है कि वो अपनी आय और व्यय, आप सभी जानते हो कि जो व्यापार होता है, जो हमारा चैप्टर है वाणिज्य एवं व्यापार, व्यापार यानी कि दोस्तों व्यापार को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ट्रेड और वाणिज्य को बोलते हैं कॉमर्स। व्यापार क्या होता है दोस्तों, व्यापार आय और व्यय, आय और व्यय से होता है दोस्तों, और अन्य देशों पर निर्भरता के आधार पर अपनी एक स्पष्ट वित्त नीति तैयार करे और इस नीति को आधार मानकर अपने वित्तीय प्रवाह को नियंत्रित करे। तो ये था दोस्तों आपका एक बेसिक पॉइंट्स। अगला पॉइंट है कि इन्हीं आर्थिक गतिविधियों से संबंधित अध्ययनों और प्रयोगों एवं शोधों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था से संबंधित अनेक नए नए सिद्धांत एवं शब्दावलियों का जन्म हुआ, और इसी शब्दों से वाणिज्य और व्यापार भी दोस्तों देखने में एक से लगने लगे। और ये जब अलग अलग परिप्रेक्ष्य में इनका प्रयोग किया गया, तो अब हम दोस्तों इनके बारे में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों व्यापार, व्यापार क्या होता है, ट्रेड क्या होता है। दोस्तों व्यापार का अर्थ केवल धन या धन के बदले वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना और बेचना है। व्यापार में दोस्तों माल या सेवाओं का स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नगद या दोस्तों नकद, हम बोल देते हैं नगद, भाई नगद लेन देन रहेगा, तो नगद भी बोल सकते हैं और नकद भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही शब्द हैं, समकक्षों पर विचार करने के लिए स्थानांतरित किया गया है। और व्यापार
दो दलों के बीच या दोस्तों दो से अधिक दलों के बीच किया जा सकता है। देखिए आप सभी जानते हैं व्यापार कभी दोस्तों एकल प्रणाली पर आधारित नहीं होता है। व्यापार दोस्तों हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, कह सकते हैं कि दो दलों के बीच में होता है, या दोस्तों दो से अधिक दलों के साथ में हम व्यापार करते हैं। क्या आप अकेले व्यापार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि व्यापार में दोस्तों हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? आय और व्यय की। आपने किसी चीज़ की, जैसे आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा SI और CI के बारे में, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आय और व्यय और बचत, आप लोगों ने मैथ में तो पढ़ा ही होगा। किसी चीज़ को दोस्तों जब भी हम मार्केट में जाते हैं या व्यापार करने के लिए कहीं भी जाते हैं तो हम अपने दोस्तों प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं। जो सामने वाला बंदा होता है वो दोस्तों प्रोडक्ट्स को चेक करता है, देखता है, समझता है, फिर उसको दोस्तों वो क्या करता है? खरीद लेता है, और उसके बदले आपको दोस्तों जो भी आप उसका आप प्राइस रखा होगा उसके बदले में आपको वह रुपए देता है। तो इससे आपकी आय हुई और उसको दोस्तों प्रोडक्ट मिला। तो ये क्या है? ये एक दूसरे के बीच दोस्तों जो आदान प्रदान होता है दो दलों या उससे अधिक दलों के बीच में, जो भी दोस्तों आदान प्रदान होता है उसको हम व्यापार कहते हैं। सिंपल सी बात से आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, जबकि जब यह दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया जाता है तो इसे हम बहुपक्षीय व्यापार भी कहते हैं। व्यापार दोस्तों घरेलू होने के साथ साथ विदेशों में भी हो सकता है। आप सभी जानते हैं ज़रूरी नहीं कि भारत का व्यापार भारत में ही हो, यह दोस्तों विदेशों में भी हो सकता है। घरेलू व्यापार का मतलब ये होता है कि देश की सीमा के भीतर, यानी कि भारत का व्यापार दोस्तों एक राज्य से दूसरे राज्य में हो सकता है। लेकिन विदेशी व्यापार का मतलब होता है यानी सीमाओं के बाहर। आपके दोस्तों जितने भी दोस्तों फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं उनमें दोस्तों व्यापार के लिए हम दोस्तों एक देश से दूसरे देश में जाते हैं व्यापार करने के लिए, तो वो दोस्तों आपके यानी कह सकते हैं कि सीमा से बाहर, सीमा के पार या सीमा से बाहर भी दोस्तों व्यापार किया जा सकता है। विदेशी व्यापार प्रतिभूतियों या निधियों में निवेश के माध्यम से किया जाता है और इसे आयात और निर्यात के रूप में कहा जाता है। यानी कि दोस्तों एक व्यापार की एक सिंपल सी परिभाषा निकल के आई कि एक व्यक्ति से या एक से दो या दो से अधिक व्यक्तियों से आयात या निर्यात करने को हम व्यापार कहते हैं। और व्यापार दोस्तों आपका घरेलू तरीके से भी हो सकता है और आपका विदेशों में भी किया जा सकता है। क्लियर? चलिए, ये था दोस्तों व्यापार। तो व्यापार वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब हम समझते हैं दोस्तों कॉमर्स, जिसको कहते हैं वाणिज्य, क्योंकि चैप्टर ही हमारा वाणिज्य और व्यापार। तो व्यापार तो आपने समझ लिया, आइए समझते हैं दोस्तों वाणिज्य। वाणिज्य में वे सभी गतिविधियां शामिल होती है जो एक निर्माता या निर्माता से अंतिम उपभोक्ताओं तथा वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने में मदद करती है। प्रमुख रूप से गतिविधियां परिवहन, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, वेयर हाउसिंग आदि हैं, जो विनिमय के सफल समापन के सहयोगी रूप में कार्य करती हैं। इससे दोस्तों यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यापार वाणिज्य की शाखा होती है जो केवल वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित होती है। जबकि दोस्तों वाणिज्य जो है यह एक दोस्तों कैसा शब्द है? यह एक व्यापक शब्द है जिसमें सभी प्रमुख गतिविधियां शामिल होती हैं जो विनिमय की सुविधाएं प्रदान करती हैं और सभी के लिए दोस्तों क्या उत्पन्न करती हैं? राजस्व उत्पन्न करती हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वाणिज्य व्यापार की वह शाखा है जो सब कुछ एक साथ रखती है और वस्तुओं और सेवाओं के वितरण को सफल बनाती है। यानी कह सकते हैं कि जो वाणिज्य है वो व्यापार का ही एक अंग है जो कि सब कुछ एक साथ रखती है और वस्तु और सेवाओं के वितरण को सफल बनाती है। क्लियर? तो ये था दोस्तों वाणिज्य। तो आप समझ गए कि वाणिज्य और व्यापार में क्या अंतर है, दोनों में दोस्तों क्या क्या समानताएं हैं। क्लियर? चलिए, अगला पॉइंट है दोस्तों, आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा विश्व व्यापार से संबंधित प्रमुख संस्थाएं, जिसको हम दोस्तों बोलते हैं गैट। आपके एग्जाम में दोस्तों ये जो गैट है, WTO है, IMF है, ठीक है, इनके आपके दोस्तों फुल फॉर्म भी दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। तो गैट का दोस्तों सामान्यतः हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है विश्व व्यापार से संबंधित प्रमुख संस्थाएं। गैट इसको हम दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कि विश्व व्यापार से संबंधित प्रमुख संस्थाएं। तो इसका दोस्तों आप लोग फुल फॉर्म चाहो तो अपनी कॉपी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिर मत कहना यदि पूछा गया और आपने नहीं कर पाया तो इसमें दोस्तों आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। इसलिए कह रहा हूँ फुल फॉर्म भी दोस्तों आप लोगों को याद रखने। गैट का फुल फॉर्म क्या होता है, WTO का क्या होता है, IMF का क्या होता है, ये आगे जो भी पॉइंट्स आते आएंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा। जिस पॉइंट पे मैं स्टार बना दूँ उसको आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ढांचागत सुधार एवं क्रियाशील प्रणाली के लिए दोस्तों किसकी स्थापना की गई? विश्व व्यापार
की स्थापना की गई, कह सकते हैं विश्व व्यापार संस्थान की स्थापना की गई, जिसको बोलते हैं गेट। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1947 में, क्योंकि हमारा देश 1947 में ही आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, व्यापार एवं रोजगार के पक्ष में एक फैसला लिया। इस फैसले के अनुसार क्यूबा जो कि आपका हवाना में एक शहर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं आईटीओ की स्थापना की गई। और 1948 में आईटीओ को दोस्तों क्या नाम से जाना जाने लगा, गेट के नाम से। आईटीओ जो नाम है ये इसका गेट का दोस्तों एक पुराना नाम है, तो हम कह सकते हैं आईटीओ जो है दोस्तों, इसको इंग्लिश में आपसे आईटीओ का फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप बता सकते हो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ। लेकिन दोस्तों ये 1947 में जब आज़ाद हुआ था देश, तब आपका ये व्यापार और रोजगार के पक्ष में जब ये फैसला सुनाया गया, तब इसका नाम दोस्तों आईटीओ था। लेकिन जब 1948 में दोस्तों इस आईटीओ को दोस्तों गेट के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो आईटीओ और गेट दोस्तों क्या है, दोनों एक ही है। अगला आता है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही आता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। हमने कई बार आपको बताया जिनेवा में, जिसको बोलते हैं WTO। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप अपने माध्यम से भी आप बना सकते हो फुल फॉर्म। कैसे, विश्व व्यापार संगठन, तो W से क्या हो जाएगा, वर्ल्ड, व्यापार का हमने आपको ट्रेड बताया था, और ऑर्गेनाइजेशन तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप आसानी से बना सकते हो। यदि आपको मीनिंग्स अच्छे से पता है तो आप दोस्तों उनके फुल फॉर्म आसानी से बना सकते हो, जैसे विश्व व्यापार संघ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है कि सन 1995 में गेट के विघटित हो जाने के बाद WTO ने इसका स्थान ले लिया, और WTO का मुख्यालय जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बच्चों को याद भी होगा, जिनेवा। वर्तमान में दोस्तों WTO की जो सदस्य संख्या आपसे पूछी जाती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। 164 सदस्य हैं, जिसमें से 164वां जो सदस्य देश है वो कौन सा है, वो अफगानिस्तान बना है। वर्तमान में WTO के जो प्रमुख हैं वो हैं नगोजी ओकोंजो-इवेला हैं। WTO के कार्य और कानून प्रणाली काफ़ी दोस्तों जटिल है। इसे हम सरल शब्दों में बस इतना समझ लेते हैं कि इसका जो प्रमुख कार्य है वो सदस्य देशों के व्यापारिक हितों की रक्षा करना होता है। अगला आता है दोस्तों केंद्रीय बजट। क्या आता है दोस्तों, केंद्रीय बजट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को हम वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। इसमें सरकार का आने वाला साल का यानी आने वाले वर्ष का आय और व्यय के विभिन्न मदों का जिक्र होता है। भारत की आज़ादी के बाद षणमुखम शेट्टी पहले वित्त मंत्री बनाए गए, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया, और जॉन मथाई दूसरे वित्त मंत्री थे। अगर महिला वित्त मंत्री की बात करें तो दोस्तों इंदिरा गांधी का नाम आता है, जिन्हें 1970 से 71 तक एक वर्ष के लिए ये पहली वित्त मंत्री बनी। और वर्तमान में वित्त मंत्री सन 2022 में एक महिला हैं, निर्मला सीतारमण। तो आप सभी जानते हैं वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। क्लियर। चलिए यहाँ तक कि दोस्तों आपको बात समझ में आई, तो अगले पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। सर्वाधिक बार आम बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, तो ये आपसे पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मोरारजी देसाई, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, इन्होंने दोस्तों इनका रिकॉर्ड रहा है 10 बार इन्होंने दोस्तों बजट पेश किया है। तो आपसे यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सर्वाधिक बार आम बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन हैं, तो आपको दोस्तों आंसर दे देना है मोरारजी देसाई। क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। जो मैं आपको ब्रैकेट में इस पॉइंट को बंद कर रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन है। सर्वाधिक बार आम बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री तो कौन है, मोरारजी देसाई। ये आपका आंसर रहेगा। यदि पूछा जाए कितनी बार, तो आपका हो जाएगा 10 बार इन्होंने बजट पेश किया, और ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई। चलिए देखिए, पॉइंट आपको केवल पढ़ना है और हमारे द्वारा कही गई बात को आपको अच्छे से सुनना है। इसका रिजल्ट आप लोग आने वाले एग्जाम में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरंभ में रेल बजट और आम बजट संयुक्त रूप से पेश किया जाता है, परंतु सन 1924 ईस्वी में एक वर्त समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। आप सभी जानते हैं एक रेल बजट होता है, एक आम बजट। पहले ये दोनों एक थे, लेकिन दोस्तों 1924 में इसे दोस्तों अलग कर दिया गया। लेकिन परंतु वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई, तब 21 सितंबर 2016 को रेलवे और जनरल बजट के विलय को मंजूरी दी, और 2017 में इन्होंने पुनः रेल बजट और आम बजट का हिस्सा हो गया। और अंतिम बार 25 फरवरी 2016 को सुरेश प्रभु ने रेल बजट प्रस्तुत किया था। क्लियर। चलिए
अगला पॉइंट है केंद्रीय आम बजट 2022 और 2023 से 2022 से 2023 तक का केंद्रीय आम बजट देखेंगे। पहला पॉइंट है कि केंद्रीय बजट 2022 से 23 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि चौथी बार इन्होंने प्रस्तुत किया, और यह बजट पेपरलेस था। कैसा था? पेपरलेस बजट था। इस बजट में 25 साल के लिए भारत @100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए 4 प्राथमिकताओं पर आधारित भविष्य योजनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है आपका पीएम गति शक्ति, दूसरा है आपका समावेशी विकास, तीसरा है उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्यवाही, और चौथा है आपका निवेश को वित्तीय मदद। ये आपके दोस्तों 4 पॉइंट हैं, इनको नोट कर लेना। अगला पॉइंट आता है राजकोषीय प्रबंधन। बजट के यदि अनुमान की बात करें तो 2021 से यहाँ पर 2021 से 22 तक का होगा। कितना रहा है? यह बजट का अनुमान है 2021 से 22 34.83 लाख करोड़ रुपए का। संशोधित अनुमान इसका किया गया है 2021 से 22 का 37.70 लाख करोड़ रुपए का, और 2022 से 23 में देखा जाए तो कुल अनुमानित व्यय रहा है 39.45 लाख करोड़ रुपए का। 2022 से 23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां 22,084 लाख, कितना रहा है दोस्तों? 22,084 लाख करोड़ रुपए का उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां रही हैं। चलिए अगला पॉइंट है, वीडियो को एक बार सभी बच्चे शेयर कर देंगे, सभी बच्चे वीडियो को एक बार, ताकि बच्चे सभी क्लास में जुड़ सकें। चलिए क्लास में दोस्तों आप लोगों को बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टेड रहने वाली है, क्योंकि मैं आपको दोस्तों अपने तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि दोस्तों आप अच्छे तरीके से समझ सकें। प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए, जीडीपी का दोस्तों ये 4% हिस्सा रहा है। राजस्व घाटा में दोस्तों 9.80 लाख करोड़, जीडीपी का 3.8%। जीडीपी आपको याद रखनी रहे। राजकोषीय घाटा, जीडीपी आपसे पूछी जाए तो 6.4% आपको बताना है। प्राथमिक घाटा तो जीडीपी आपको 2.8% आपको बताना है। अब जानते हैं दोस्तों केंद्र सरकार का व्यय 2022 और 23 के अनुसार में 2022 से 23 के लिए बजट अनुमानित दोस्तों दिया गया है। पेंशन की बात करें तो ये सभी आपके दोस्तों करोड़ों में हैं, जो भी आपका होगा ये सभी आपके करोड़ हैं। जैसे कि यदि बात करें पेंशन की तो ये रहा है आपका 2,07,132 करोड़, रक्षा में 3,85,370 करोड़, प्रमुख सब्सिडी में 3,17,866 करोड़, कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप 1,51,521 करोड़, तो वाणिज्य और उद्योग में 53,116 करोड़, पूर्वोत्तर के विकास के लिए 2,800 करोड़। ये सभी दोस्तों आपके क्या हैं? ये दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा व्यय किए गए बजट का अनुमान है। क्लियर? शिक्षा के लिए है 1,04,278 करोड़, ऊर्जा के लिए 49,220 करोड़ रुपए। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। विदेशी मामलों में ये देखिए आप लोग इन पर एक नज़र डाल लेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ से तो क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएगा कि कौन सा कितने करोड़ रुपए का रहा है, ठीक है। बस आप लोग एक बार इनसे नज़र डाल लें। विदेशी मामलों में इतना रहा है, वित्त में इतना रहा है, स्वास्थ्य के लिए इतना रहा है, गृह में इतना है, ब्याज में इतना है, ठीक है। आप लोग इन पर एक नज़र डाल लें, केवल एक नज़र से आप लोगों को पढ़ लेना है। चलिए ग्रामीण विकास के लिए इतना रहा है, वैज्ञानिक विभाग के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, कर प्रशासन के लिए, राज्यों का अंतरण के लिए, परिवहन क्षेत्र में, संघ राज्य क्षेत्र में, शहरी विकास के लिए और अन्य खर्च। कुल खर्च देखा जाए तो 39,44,909 करोड़। आपसे दोस्तों कुल खर्चा जरूर पूछा जा सकता है, तो कुल खर्च पर आप लोगों को नज़र लगा लेनी है। चाहो तो नोट कर लेना 39,44,909 करोड़ रुपए का केंद्र बजट रहा है, टोटल रहा है। तो बस आपको टोटल पॉइंट ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए बाकी आप घबराएं नहीं, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ बस वही आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आता है सरकार की प्राप्तियों के विभिन्न मदों में हिस्सेदारी। उधार एवं अन्य देयताओं में दोस्तों 35% हिस्सेदारी रही है, जीएसटी में 16%, निगम कर में 15%, आयकर में 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का 7%, गैर कर राजस्व में 5%, कस्टम्स में 5% और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां 2%। सरकार के यदि हम खर्चों की बात करें तो दोस्तों ब्याज भुगतान इन्होंने किया है 20%, करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा रहा है 17%, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम 15%, वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण 10%, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 9%, रक्षा में 8%, सब्सिडी में 8%, पेंशन में 4% और अन्य व्यय इनका 9%।
बजट की दोस्तों कुछ प्रमुख बातें हैं, इन पर हमें ध्यान देना है। पहला पॉइंट दिया गया है कि आर्थिक वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। PLI योजना में 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। PLI योजना में कितनी? 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की बढ़ाने की क्षमता है। अगला है दोस्तों PM गति शक्ति। PM गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों 7 कारक हैं। कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है। PM गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 कारक। पहला आपका है सड़क, रेलगार्ड, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, मालपत्तन, माल परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स। ये हैं आपके, ये सभी क्या है? जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स। ये दोस्तों क्या है? ये आपकी दोस्तों PM गति शक्ति के 7 कारक हैं बढ़ावा देने के लिए। अगला आता है दोस्तों PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान क्या है? तो PM गति शक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक इसमें बहुपक्षीय कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स के दायरे में आ जाते हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में इन 7 कारकों से जुड़ी परियोजनाओं को PM गति शक्ति फ्रेमवर्क में जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में दोस्तों जो भी पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए, इन पर आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। इनसे यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि पूछा गया तो बस इतने से ही आएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022 से 23 में दोस्तों 25,000 किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क 2022 से 23 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने के लिए PPP प्रारूप के जरिए संविदाएं प्रदान की जाएंगी। रेल मार्ग की यदि बात करें तो राजधानी व्यापार के प्रोत्साहन के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना, यानी कि ODOP के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वही है, एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना। 2022 से 23 में देशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर तक जोड़ा जाएगा। अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा और अगले 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए 100 PM गति शक्ति कार्यों टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। अगला आता है दोस्तों पर्वतमालाएं। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, जो पर्वतमालाओं की PPP प्रारूप में लाया जाएगा और 2020 से 2023 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संवेदनाएं प्रदान की जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों समेकित विकास के लिए, जिसमें पहला पॉइंट दिया है कृषि के लिए। कृषि के लिए बात करें दोस्तों तो गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया गया। देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में दोस्तों गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक गलियारे वाले किसानों के ज़मीनों पर ध्यान दिया जाएगा। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय मदद के लिए मिश्रित पूंजी कोष में सुविधा दिया जाएगा और फसलों के आकलन के लिए भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा। कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला है दोस्तों केन बेतवा परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना की क्रियान्वयन के लिए दोस्तों कितना व्यय हुआ है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताना है। 1400 करोड़ रुपए का परिव्यय हुआ है। परिव्यय यानी कि इस परियोजना में खर्च हुआ है। यदि हम बात करें दोस्तों केन बेतवा लिंक परियोजना के किसानों को, तो इन्हें दोस्तों 9.08 हेक्टेयर ज़मीनों की सिंचाई की सुविधा मिलेगी। अगला आता है दोस्तों MS कार्ड। MS कार्ड दोस्तों आप सभी ने पता होगा कि अभी बीच में दोस्तों ई श्रम कार्ड की दोस्तों योजना के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें दोस्तों उद्यम, ई श्रम और NCS और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिसमें से दोस्तों 130 लाख MSSE को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना ECLGS के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। ECLGS को दोस्तों मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और ECLGS के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, जिसको बोलते हैं CGTMSE, के तहत 2 लाख रुपए करोड़ का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। रेजिंग एवं एसिलेटेटिंग MSME परफॉर्मेंस RAMP प्रोग्राम के तहत 6,000 करोड़ के परिव्यय से शुरू किया जाएगा।
अब बात करते हैं दोस्तों कौशल विकास के बारे में। आप लोगों ने PMKVY के बारे में पढ़ा होगा। तो ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड, जिसको बोलते हैं DESH स्टैक की पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसमें ड्रोन शक्ति की सुविधा और सेवा के रूप में ड्रोन DRAS के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा की यदि हम बात करें तो दोस्तों PM ई विद्या एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। वर्चुअल प्रयोगशाला और कौशल ई प्रयोगशाला की स्थापना की जाएंगी। डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई कंटेंट विकसित किए जाएंगे और व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र की यदि बात करें तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इसका नोड सेंटर निमहांस होगा और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु IITB और प्रौद्योगिकी सहायता देगा। सक्षम आंगनबाड़ी मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में उन्नयन किया जाएगा। हर घर नल से जल, यानी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हर घर नल से जल के तहत एक योजना चल रही है, जिसमें दोस्तों 2022 से 23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 से 23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री की ने एक पहल निकाली जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन की शुरुआत की गई। जीवंत ग्राम कार्यक्रम योजना में उत्तर सीमा पर छिटपुट आबादी और सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम की योजना की जाएगी। बैंकिंग क्षेत्र में 100% 1.5 डाकघरों और मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ DBU स्थापित करेंगे। ई पासपोर्ट, एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वालों ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। रक्षा में आत्मनिर्भरता 2022 से 23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68% निर्धारित किया गया, जो 2021 में 58% के मुकाबले अधिक है। 25% रक्षा अनुसंधान विकास बजट के साथ उद्योग, स्टार्टअप्स और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान विकास खोला जाएगा। जांच और प्रमाणीकरण जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला निकाय स्थापित किए जाएंगे। ऊर्जा पारगमन और जलवायु कार्यवाही की यदि हम बात करें तो वर्ष 2030 तक स्थापित और विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च दक्षता और मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। वार्षिक रूप से 38 MST कार्बन डाइऑक्साइड की बचत की जाएगी। कोयला गैसीकरण करने तथा उद्योग के लिए कोयले को रसायनों में परिवर्तित करने के लिए 4 पायलट परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। संसाधनों को जुटाना, डेटा केंद्रों, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों उद्यम पूंजी और इजी एक्टिविटी ने पिछले साल 5.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया और एक सबसे बड़े स्टार्टअप्स और विकास इकोसिस्टम में सुविधा प्रदान की है और इस निवेश को बढ़ाने के लिए उपाय भी दोस्तों किए जा रहे हैं। सनराइज क्षेत्रों के लिए ब्लेंडेड निधियों को बढ़ावा दिया जाएगा और हरित बुनियादी ढांचे के संसाधनों को जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों डिजिटल रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपए की शुरुआत 2022-23 में की गई। तो आपसे दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिजिटल रुपए के बारे में कि बताइए डिजिटल रुपए की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है, RBI, SBI, ICICI या HDFC। तो ऐसे ऑप्शंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसको एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के नोट कर लेना आप लोग। डिजिटल रुपए की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? RBI, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। कब की गई? तो 2022 से 23। आपको बस इतना पॉइंट याद रखना है, एक पॉइंट है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट भी है। अगला आता है राज्यों को वृहत राजकोषीय स्पेस उपलब्ध कराना। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के लिए परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए था, जो वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों में 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया।
अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन के लिए राज्यों की सहायता के लिए वर्ष 2022 से 23 में 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, जो सामान्य ऋण के अतिरिक्त है। 2022 से 23 में राज्यों की जीएसडीपी में 4% का वित्तीय घाटे का अनुमानित तय किया गया, जिसमें से 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार करों में उपयोग किया जाएगा। आइए जानते हैं प्रत्यक्ष कर के बारे में। प्रत्यक्ष कर में एक पहला पॉइंट है सहकारी समितियां। सहकारी समितियों के लिए दोस्तों वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान का 18.5% से घटाकर 15% किया गया और सहकारी समितियां और कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने होंगे और उन सहकारी समितियों के अधिभार में मौजूदा दर को 12% से घटाकर 7% किया गया, जिनकी कुल आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक होकर 100 करोड़ रुपए तक है। दिव्यांगजनों को राहत। दिव्यांग आश्रितों को उनके माता पिता अभिभावकों के जीवन काल के दौरान, यानी माता पिता अभिभावकों के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बीमा योजनाओं से वार्षिक और एक मुश्त राशि की अदायगी की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय पेंशन योजना के योगदान में समानता के लिए राज्य सरकार ने कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा की 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव किया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों की केंद्रीय कर्मचारियों की समान सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिल सकेगी। स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन के लिए कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप के निगमन की अवधि के लिए 1 साल से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक करने का प्रस्ताव किया गया था। अगला है दोस्तों, पहले निगमन की अवधि कितनी थी? 31 मार्च 2022 तक, लेकिन अब क्या कर दी गई थी? 31 मार्च 2023 तक कर दी गई थी। आइए जानते हैं वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए योजनाएं। डिजिटल करेंसी, जिसको बोलते हैं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी, के इनकम पर दोस्तों 30% का कर लगाया जाएगा और एक निश्चित सीमा से ऊपर वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफ़र पर 1% की दर से TDS देय होगा। ये था आपका प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर की यदि हम बात करें तो दोस्तों अप्रत्यक्ष कर में आ जाते हैं, जैसे आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र होगा, जिसको बोलते हैं SEZ। विशेष आर्थिक क्षेत्र की सीमा शुल्क पूरी तरह IT से संचालित होगी और कस्टम्स नेशनल पोर्टल पर कार्य करेगा, जिसे 30 सितंबर 2022 से क्रियान्वित किया जाएगा। परियोजनागत आयात एवं पूंजीगत वस्तुएं, ये दोस्तों रियायती दरों को क्रमिक रूप से हटाने और 7.5% से असाधारण शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया जाएगा, जिससे घरेलू क्षेत्र में मेक इन इंडिया के विकास को दोस्तों बढ़ावा मिलेगा। उन्नत मशीनरियों के लिए कतिपय छूट बनी रहेगी, जिनका देश के भीतर विनिर्माण नहीं किया जाता है। अन्य क्षेत्र विशेष में प्रस्ताव में इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स पर छूट मिलेगी और वहीं रत्न और आभूषणों की कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। झींगा जलीय कृषि के लिए आवश्यक कुछ कच्चे माल पर शुल्क घटाया जा रहा है ताकि इसके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। गैर मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 से प्रति लीटर 2 रुपये का अतिरिक्त विभेदक उत्पादक शुल्क लगेगा ताकि ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा दिया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण रसायन हैं जैसे कि मेथेनॉल, एसिटिक अम्ल और पेट्रोलियम शोधन से जुड़े हैवी फीड स्टॉक पर सीमा शुल्क घटाया गया और देश में पर्याप्त क्षमता वाले सोडियम साइनाइड पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया। आइए जानते हैं प्रमुख परियोजनाओं और प्रमुख योजनाओं पर 2022 से 23 में जितनी भी आपकी योजनाएं हैं उन पर दोस्तों कि कितना व्यय हुआ है, कितने बजट का खर्चा आया है। जैसे यदि हम बात करें दोस्तों PM किसान योजना में 2022 से 23 के अंतर्गत दोस्तों कितने रुपए का खर्चा आया है, तो इसमें दोस्तों पॉइंट आप लोगों के सामने दिया गया है 68,000 करोड़ रुपए का। कितने का दोस्तों? 68,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था PM किसान योजना में। जल जीवन मिशन में बताया गया है 60,000 करोड़ रुपए का। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में 39,553 करोड़ रुपए का। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 37,800 करोड़ रुपए का और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19,000 करोड़ का। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा पेश किया है और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 6400 करोड़ रुपए का, मनरेगा के अंतर्गत 73,000 करोड़ रुपए का और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। अगला पॉइंट है आयकर स्लैब। 2020 से 2023 तक का आयकर स्लैब है, जो कि सालाना कितना टैक्स लगा है तो ये आप देख सकते हैं। यह हालांकि आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, बस एक नज़र आप लोगों को डाल लेना है इस पर। यह आपका 0.2 से 50.50 तक आपका रहा है 0 से 2.5%। 0 से 2.5% तक यह आपका कर मुक्त रहा है, यानी कि आपको फ्री रहा है।
और 2.5 से दोस्तों आपका 5 तक दोस्तों 5% कर लगा है। 5 से 7.5 आपका 10% कर, 7.5 से 10 तक आपका 15%, 10 से 12.5 20%, और 12.5 से 15 आपका 25%, और 15 से अधिक पर दोस्तों 30% का कर देय होगा। अगला आता है आर्थिक समीक्षा 2021 से 22। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी 2022 को संसद के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 2022 पेश किया गया। 2021 से 22 में मुख्य आर्थिक सलाहकार की अनुपस्थिति से आर्थिक सर्वेक्षण को प्रावधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल और अन्य अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया। 28 जनवरी 2022 को 18वां मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया। और आर्थिक बजट हर साल केंद्रीय बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। इससे पहले चालू वर्ष की सभी वित्तीय एवं आर्थिक गतिविधियों की समीक्षा की जाती है। इससे समझ में आता है कि देश की मौजूदा जो आर्थिक स्थिति कैसी है और कहाँ से किस तरह की सुधार की इसमें ज़रूरत है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। वित्त वर्ष 2020 से 21 में 7.3% की गिरावट के बाद वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 9.2% बढ़ाने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 8.85% वृद्धि पर रह सकती है। IMF यानी कि वही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर विकास वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुमान के अनुसार भारत की GDP की जो विकास दर है 2022 से 23 के लिए 9% और 2023 से 24 के लिए 7%। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। संभावना व्यक्त की गई है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था आगामी 3 वर्ष तक दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। 2021 से 22 की पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर $65.6 बिलियन हो गया और अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में 67.2% की वृद्धि हुई है। सालाना आधार पर अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान सकल कर राजस्व में 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2021 से 22 में GDP की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़ाकर 8.6% हुआ है, जो 2014 से 15 में 6.2% था। 31 दिसंबर 2021 तक बैंक ऋण में 9.2% की बढ़ोतरी हुई है। 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा के भंडारण में $633.6 बिलियन की दोस्तों स्तर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है नवंबर 2021 के अंत तक शीर्ष विदेशी मुद्रा भंडारण वाले देशों के क्रम के बारे में दिया गया है। इसकी चर्चा हम आप लोगों से दोस्तों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नवंबर 2021 के अंतर्गत शीर्ष विदेशी मुद्रा भंडारण वाले देशों के क्रम के बारे में इसकी चर्चा हम आप लोगों से दोस्तों नेक्स्ट डे करेंगे। तो तब तक आप लोग अपने रिवीजन का कार्य करें। तो आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट डे आपकी दोस्तों क्लास को हम दोस्तों पुनः दोस्तों यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा क्योंकि कल इस चैप्टर को दोस्तों समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके दोस्तों थोड़े पॉइंट्स और बचे हैं और इसके बाद आपके प्रीवियस ईयर 2020, 18, 19 में जो भी आपकी यूपी स्टेट लेवल एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी दोस्तों हम कल की क्लास में कर रहे होंगे और कल ये चैप्टर दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। हमारे द्वारा कही गई एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो कल की क्लास में मिलेंगे आप लोगों को और क्लास कैसी आप लोगों को लगी है तो एक बार आप हमें कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताएं और मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में इसी समय शाम 8 बजे। तो आप लोग कल की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट वीडियो को जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर देना और सेशन को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में। और यदि आप लोगों में से काफ़ी बच्चे नए हैं जो पहली बार क्लास में जुड़े होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों सही समय पर मिल सके। और आप लोगों की यह बुक दोस्तों बहुत ही जल्द दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी एग्ज़ाम से पहले, तो आप लोग चिंता ना करें। और आप लोगों ने यदि हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार पिछली क्लासों को ज़रूर देख लीजिएगा। और जो बच्चे हमारे क्लास में दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहे हैं तो आप लोग अपनी पिछली क्लासों का भी दोस्तों अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहना। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।